नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबर की तह तक में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज राजस्थान दौरे पर सीएम मनोहर लाल रहने वाले हैं। बता दें कि राजस्थान चुनाव में चुनाव प्रचार वो करेंगे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल हनुमानगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी के लिए रोड शो करेंगे और उसके हक में जो है वोट मांगे जाएंगे। दोपहर में श्री गंगानगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में मुख्यमंत्री वोट मांगेंगे। इसके बाद सीएम मनोहर लाल का श्री गंगानगर में ही रात्रि प्रवास रहेगा। तो मुख्यमंत्री का आज का राजस्थान का दौरा है। राजस्थान मुख्यमंत्री मनोहर लाल जाएंगे और जनसभा को जो है संबोधित करेंगे, रोड शो को संबोधित करेंगे और इसी के साथ भाजपा उम्मीदवारों के हक में जो है चुनाव प्रचार करेंगे, वोट भी मांगेंगे। हनुमानगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी के लिए रोड शो किया जाएगा, जिसके बाद जनसभा को भी मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में मुख्यमंत्री वोट मांगेंगे। तो आगामी चुनाव को लेकर जो सियासत है वो लगातार गर्माती जा रही है। सारी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर और स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं। आप से मैं अनिल जी सवाल लेना चाहूंगी कि आज मुख्यमंत्री का जो है राजस्थान का दौरा है। आगामी चुनाव को लेकर आप देख सकते हैं कि हरियाणा जो है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल राजस्थान जा रहे हैं और अब राजस्थान के मिशन पर बीजेपी है। तो किस तरह का आज का मुख्यमंत्री का पूरे दिन का कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, राजस्थान विधानसभा चुनाव की बात करें। राजस्थान विधानसभा चुनाव में तकरीबन एक सप्ताह का चुनाव प्रचार बाकी रह गया है। 25 तारीख को राजस्थान में वोटिंग होनी है। तो बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, तमाम सियासी दलों की तरफ से पूरी ताकत राजस्थान विधानसभा चुनाव में झोंकी हुई है। बीजेपी की बात कर लेते हैं, खासतौर से हरियाणा बीजेपी की बात कर लेते हैं। हरियाणा बीजेपी के तकरीबन 2 दर्जन के करीब विधायक पहले ही राजस्थान और मध्य प्रदेश चुनाव प्रचारों में लगे हुए हैं। राजस्थान में कई दर्जन बीजेपी के कार्यकर्ता नेता पहले ही चुनाव प्रचार में लगे हुए। कई विधायक मंत्रियों की राजस्थान में ड्यूटियां लगी हुई है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी आज राजस्थान विधानसभा चुनाव प्रचार में उतरेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज राजस्थान के श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में चुनाव प्रचार करेंगे। जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के चुनाव प्रचार की शुरुआत होगी वो हनुमानगढ़ से होगी, क्योंकि जो हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ सिरसा जिले से सटा हुआ इलाका है। और जो मुख्यमंत्री अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत वो रोड शो के माध्यम से करेंगे चौटाला गांव से, क्योंकि चौटाला गांव एक आखिरी बॉर्डर पर पड़ता है राजस्थान के। तो चौटाला गांव के जो राजस्थान का जो बॉर्डर वहां से शुरू हो जाता है, तो बॉर्डर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से एक रोड शो किया जाएगा। मुख्यमंत्री रोड शो के माध्यम से बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगेंगे। मुख्यमंत्री दिन भर हनुमानगढ़ में वोट मांगेंगे। दोपहर बाद मुख्यमंत्री श्री गंगानगर के लिए रवाना हो जाएंगे। श्री गंगानगर में मुख्यमंत्री को कई जनसभाएं करनी है। श्री गंगानगर में भी मुख्यमंत्री बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री का जो रात्रि प्रवास है वो श्री गंगानगर में है, यानी मुख्यमंत्री आज राजस्थान में ही रुकेंगे। कल का जो आगामी शेड्यूल रहेगा वो बाद में जारी किया जाएगा। लेकिन जो आज के जो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम, जिनमें मुख्यमंत्री रोड शो भी करेंगे, पब्लिक मीटिंग भी करेंगे, पब्लिक मीटिंग जनसभाओं के जरिए कहीं ना कहीं जो बीजेपी उम्मीदवार है, बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में मुख्यमंत्री वोट की अपील करेंगे। जी अनिल, शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ। तो भ्रष्टाचार रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति की है। सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति कर सतर्कता विभाग को मजबूत किया गया है। 3 मौजूद अधिकारी और कई पूर्व अधिकारियों को सरकार ने नियुक्त किया है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने सतर्कता विभाग हरियाणा में मुख्य सतर्कता अधिकारी सीवीओ के पद पर क्रमशः जो है प्रतिनियुक्ति और अनुबंध के आधार पर सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियुक्त किया है। तो ये बड़ा कदम जो है हरियाणा सरकार की ओर से उठाया गया। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने ये बड़ी पहल की है, बड़ा कदम उठाया है और सरकार ने जो है सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति की है। सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति कर सतर्कता विभाग को और ज्यादा मजबूत किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अनिल, ये बड़ा कदम जो है सरकार की ओर से उठाया गया है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो है सतर्कता विभाग को मजबूत किया गया है, अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
बिल्कुल देखिए, सतर्कता विभाग में कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की तरफ से बड़े स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। सीवीओ के तौर पर जो नियुक्तियां हैं वो की गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल साफ कर चुके हैं। जब से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2014 में ओथ ली थी, मुख्यमंत्री ने तभी कहा था कि भ्रष्टाचार पर उनकी नीति जीरो टॉलरेंस की रहेगी, भ्रष्टाचार उनकी सरकार में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और लगातार मनोहर सरकार 9 सालों में भ्रष्टाचार पर बड़ी चोट करती रही है। पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो बड़े स्तर पर, चाहे IAS अधिकारी हैं, HCS अधिकारी हैं, दूसरे कर्मचारी हैं, बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के मामलों में अधिकारियों की, कर्मचारियों की गिरफ्तारियां भी हुई। ऐसे में जो विजिलेंस डिपार्टमेंट इसको और कैसे मजबूत किया जाए, इसी को देखते हुए बड़े स्तर पर ये 11 जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर की नियुक्तियां की गई, जिनमें 3 मौजूदा अधिकारी जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको विजिलेंस की जो जिम्मेदारी वो दी गई। इसके अलावा 8 जो रिटायर्ड अधिकारी है जिन्होंने अलग अलग महकमों में, सरकारों में काम किया है, उनको भी कहीं ना कहीं विजिलेंस में नियुक्तियां दी गई है। जो नियुक्तियां दी गई है, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 जो मौजूदा अधिकारी उनको नियुक्तियां दी गई, वहीं 8 जो रिटायर्ड अधिकारी उनको दी गई है। मकसद सीधा सीधा यही है कि जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो नियुक्त किए गए हैं, सीधा सीधा महकमों में किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार न हो, वो कहीं ना कहीं जो जिम्मा है इन अधिकारियों के जिम्मे रहेगा। भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच किस तरीके से हो, भ्रष्टाचार के मामलों में किस तरीके से कार्रवाई हुई, वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी इन अधिकारियों की रहेगी, विजिलेंस ऑफिसर की रहेगी। इसके अलावा जितनी भी जो क्रीमी पोस्ट मानी जाती है, खासतौर से जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है पोस्टों के लिए, मलाईदार पोस्ट या जो संवेदनशील पोस्टों की बात कही, वो कौन कौन सी पोस्ट है, ये अधिकारी उन पोस्टों को चिन्हित करेंगे। अधिकारी या कर्मचारी कितने लंबे समय से उन पोस्टों पर टिके हुए, कितने समय से उनकी उन पोस्टों पर नियुक्ति चल रही है, तो कहीं ना कहीं वो काम भी अधिकारी करेंगे। और कहीं ना कहीं विजिलेंस ऑफिसर को हर 3 महीने में जो अपने त्रैमासिक जो रिपोर्ट है वो तैयार करनी होगी कि 3 महीनों में भ्रष्टाचार को लेकर अधिकारियों की तरफ से ये जो विजिलेंस जो विंग रहेगी इनकी, उनकी तरफ से किस तरीके से कदम उठाए गए हैं। मुख्य सचिव को हर 3 महीने में इनकी तरफ से रिपोर्टिंग भी की जाएगी। जी अनिल, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपका रुख लेंगे। तो बता दें कि अगली खबर की ओर रुख करते हैं। सरकार को घेरने के लिए अब कांग्रेस की पूरी तरह से रूपरेखा कांग्रेस ने तैयार कर ली है। 3 दिसंबर से 7 जनवरी तक के कार्यक्रम भी तय कर लिए गए हैं। अशोक अरोड़ा की अध्यक्षता में कांग्रेस की कमेटी ने यह बड़ा फैसला लिया है। 3 दिसंबर को इसराना में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली होगी। 10 दिसंबर को पानीपत में जनसंपर्क अभियान होगा। 17 दिसंबर को सिरसा में किसान मजदूर जन आक्रोश रैली की जाएगी। 24 दिसंबर को होडल और 7 जनवरी को लाडवा में जन आक्रोश रैली होगी। तो कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए रूपरेखा तैयार कर ली है। 3 दिसंबर से 7 जनवरी तक के सभी कार्यक्रम तय भी कर लिए गए हैं। जी अनिल, तो किस तरह से इस खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने जो है पूरी तरह से रूपरेखा सरकार को घेरने के लिए तैयार कर ली है और जो आगामी कार्यक्रम है वो भी सारे तय कर लिए गए हैं। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस भी मिशन 2024 में लगी हुई। मिशन 2024 को देखते हुए कांग्रेस की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी का काम था कि आगामी कार्यक्रम, रैलियां, प्रदर्शन किस तरीके से कांग्रेस के रहेंगे, क्या कार्यक्रम की रूपरेखा बनाएगी, वो कमेटी तय करती है। उस कमेटी की अध्यक्षता अशोक अरोड़ा जो पूर्व मंत्री उनको वो कर रहे हैं। उनकी तरफ से जो आगामी कार्यक्रम है वो तय किया गया। सबसे पहले मैं जो आगामी कार्यक्रम है वो बता दूं कि 3 दिसंबर को कांग्रेस की तरफ से इसराना में जन आक्रोश रैली की जाएगी। इसके अलावा जो आगामी कार्यक्रम तय किए गए, 10 दिसंबर को पानीपत में जनसंपर्क अभियान कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। इसके अलावा जो आगामी कार्यक्रम है, 17 दिसंबर को सिरसा में एक रैली होगी, वहीं 24 दिसंबर को होडल और 7 जनवरी को लाडवा में जन आक्रोश रैली होगी। कांग्रेस की तरफ से जो आगामी रूपरेखा कार्यक्रम की तय की जाती है, कांग्रेस की तरफ से नवंबर महीने से इन कार्यक्रमों की शुरुआत कर दी गई थी, जब रादौर में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से जन आक्रोश रैली की गई थी। उसके बाद से कांग्रेस की तरफ से जो आगामी जो कार्यक्रम है वो लगातार तय किए जाते हैं। अशोक अरोड़ा की अध्यक्षता में कमेटी इन कार्यक्रम को तय करती है कि किस तरीके से कांग्रेस को हल्का स्तर पर जो जन आक्रोश रैली है करनी, वो किस तरीके से करनी, आगामी कार्यक्रम है वो किस तरीके से करने, क्योंकि कांग्रेस 2024 मिशन में लगी हुई। इसी को देखते हुए कांग्रेस का टारगेट है कि सभी लोकसभा क्षेत्रों में, सभी विधानसभा क्षेत्रों में जन आक्रोश रैलियां की जाए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता लोगों के बीच में जाए। इसी को देखते हुए जो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जो ये कार्यक्रम है वो आगामी कार्यक्रम है तय कर लिए गए हैं। जी अनिल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य विभाग की फाइल ना निकालने के मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के बीच बैठक हुई है। करीब 1 घंटा इस बैठक में चर्चा हुई है और इस चर्चा के बाद मामला निपटने के आसार हैं। बता दें कि 5 अक्टूबर से स्वास्थ्य विभाग की फाइलें नहीं निकल रही। अनिल विज सीएमओ के एक वरिष्ठ अधिकारी के विभाग में दखल से नाराज हैं, तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि
सीएमओ के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य विभाग की बैठक 5 अक्टूबर को ली गई थी, जिसकी वजह से विज नाराज थे और स्वास्थ्य विभाग की कोई फाइल नहीं निकल रही थी। और बता दें कि इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। जितेंद्र जी, ये मामला जो है अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के बीच जो बैठक हुई, 1 घंटा इस बैठक में चर्चा हुई और मामला निपटने के अब आसार दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये मामला जुड़ा हुआ है स्वास्थ्य विभाग की फाइल ना निकलने को लेकर के, अनिल विज की नाराजगी को लेकर के सीएमओ के एक वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से। दरअसल 5 अक्टूबर को स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक ली गई थी। करीब 4 घंटे की ये रिव्यू बैठक थी, जिसे लेकर के अनिल विज नाराज थे क्योंकि पूरे तरीके से उन्हें इस बैठक की जानकारी नहीं थी और वो इस बैठक के अंदर मौजूद भी नहीं थे। इसी बात को लेकर के अनिल विज कोई भी फाइल स्वास्थ्य विभाग की 5 अक्टूबर से नहीं निकाल रहे थे। मामला मुख्यमंत्री मनोहर लाल तक पहुंचा तो उन्होंने फोन करके अनिल विज को अपने आवास पर बुलाया। बुधवार को करीब 1 घंटे तक अनिल विज और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच इस विषय को लेकर के बैठक हुई है। अब ये माना जा रहा है कि 1 से 2 दिन के अंदर इस मसले पर मुख्यमंत्री की तरफ से कोई संज्ञान लेते हुए इसे निपटाने का फैसला भी किया जा सकता है, क्योंकि अनिल विज का ये कहना है कि इस प्रकार से अगर कोई अधिकारी उनकी गैर हाजिरी में अगर बैठक करता है तो ये बिल्कुल भी उनको नागवारा है, क्योंकि ऐसी स्थिति में किस प्रकार से वो फाइल निकालेंगे। और इन तमाम विषयों को लेकर के 1 महीने से भी अधिक का वक्त जो हो चुका है, जिसके दरमियान कोई भी स्वास्थ्य विभाग की फाइल अनिल विज की तरफ से नहीं निकाली गई है। अब इस 1 घंटे हुई बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि कोई सहमति जो है यहाँ पर बन सकती है और अनिल विज दोबारा से स्वास्थ्य विभाग की जो फाइलें हैं उन्हें निकालने की जो कवायद है उसको शुरू कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि इस मसले पर दोनों ही बड़े वरिष्ठ जो नेता हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात करें या अनिल विज की बात करें, दोनों के बीच जो ये बैठक हुई है, इस बैठक के बाद अब इस मसले का हल होने के आसार जो है वो सामने आने लगे हैं। जी जितेंद्र, बिल्कुल जिस तरह आपने बोला कि 1 से 2 दिन में हो सकता है ये मामला सुलझ जाए, तो क्या इसके बाद भी अब बैठक दोबारा मुख्यमंत्री की ओर से की जाएगी? देखिए, अब बैठक की जाएगी या फिर किसी तरीके से फोन पर कोई जानकारी दी जाएगी, किस तरीके की जानकारी होगी, क्योंकि हमने अभी कुछ ही देर पहले अपने तमाम खबरें अभी तक के दर्शकों को यह भी बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज राजस्थान के चुनावी दौरे पर हैं और राजस्थान में चुनाव प्रचार और रोड शो जो है उनका रहने वाला है। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही वहां से वापस लौटते हैं राजस्थान से मुख्यमंत्री, उसके बाद किस प्रकार का संज्ञान लिया जाता है और किस माध्यम से जानकारी ली जाती है, एक बैठक करके जानकारी ली जाएगी या फोन पर कोई जानकारी दे दी जाएगी, किस तरीके से जो फाइलें हैं उन्हें निकालने का सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि बड़ा अंबार जो है वो स्वास्थ्य विभाग की फाइलों का लगता जा रहा है। गृह मंत्री अनिल विज के पास ही स्वास्थ्य मंत्रालय भी है और अगर उनके साइन नहीं होते तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य विभाग के तमाम कामकाज भी जो है वो लंबित है और इसको लेकर के जल्द हल निकलने के आसार अब इस बैठक के बाद लगाए जा रहे हैं, जो कि 1 घंटे तक बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के बीच हुई है। जी जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी सुरंग में फंसे मजदूरों का राहत बचाव कार्य जारी है। सिल्याकरा टनल हादसे का आज 5वां दिन है। टनल में फंसे अभी तक 40 मजदूर, जिन्हें बाहर निकालने की कोशिश लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अभी तक टीम को सफलता इस रेस्क्यू ऑपरेशन से नहीं मिल पाई है। नॉर्वे और थाईलैंड की रेस्क्यू टीम उत्तराखंड पहुंचेगी। सीएम पलपल की जो है रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई जानकारी भी ले रहे हैं। तो 40 मजदूर जो है 40 जिंदगियां इस टनल में फंसी हुई हैं, जिन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश लगातार जारी है। हालांकि अभी तक सफलता इस रेस्क्यू ऑपरेशन से हाथ नहीं लगी है। वहीं सीएम भी जो है पल का अपडेट इस रेस्क्यू ऑपरेशन का ले रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राव शफत अली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राव, किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन है जो चल रहा है, क्योंकि 5 दिन से ज्यादा का समय हो चला है और अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता हासिल नहीं हो पाई है, तो नॉर्वे से थाईलैंड से भी जो है टीमें बुलाई गई हैं रेस्क्यू करने के लिए? देखिए तमन्ना, पलपल इस वक्त बहुत भारी है और रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो जुटी हुई हैं, हालांकि लेकिन कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाई है। कुछ मिट्टी को जरूर हटाया गया था, लेकिन अब जो हैवी इक्विपमेंट मशीन है, आगर मशीन, उसको भिजवाया गया था।
और धीरे धीरे मिट्टी को हटाया जा रहा है। एक पाइप के रेस्क्यू चलाया जाएगा, करीब 2.5 फीट की इसकी चौड़ाई है। ये पाइप जब जाएगा जहां वो मजदूर फंसे हुए हैं उनको एक एक करके निकाला जाएगा। लेकिन ये सिर्फ अभी, और जितनी भी एक्सपर्ट टीम है वो चाहे केंद्र की ओर से हो, राज्य की ओर से हो, तमाम टीमें इस वक्त जुटी हुई हैं और मुश्किल से बमुश्किल 10 मीटर की मिट्टी अभी तक हटाई गई है, जो जानकारी लगी है। लेकिन अब नॉर्वे और थाईलैंड के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो रेस्क्यू टीमें हैं, उनसे सुझाव लिए जा रहे हैं और उम्मीद है कि आज थाईलैंड की जो टीम है रेस्क्यू की, वो भी उत्तराखंड में पहुंच जाएगी। इसके साथ ही जो हैवी इक्विपमेंट मशीन है, करीब 25 टन की ये मशीन है, तो एयरफोर्स के 3 विमान इसके अलग अलग पार्ट्स को लेकर के चिन्यालीसोंड जो हेलीपैड है वहां पर पहुंचेंगे। वहां से इस मशीन को इंस्टॉल किया जाएगा और उम्मीद है कि बहुत जल्द जो रेस्क्यू का काम है वो और तेजी से होगा। लेकिन क्योंकि थाईलैंड की अगर टीम की बात करें, 2018 में सबको पता है कि एक बड़ा हादसा हुआ था, जो 12 बच्चे हैं वो थाईलैंड की एक बड़ी गुफा में अंदर फंसे थे और महीनों ये रेस्क्यू चला था। उन सभी बच्चों को और उनके कोच को बचा लिया गया था। तो बहुत एक्सपर्ट टीम इसको माना जाता है, तो उसी के सुझाव लिए जा रहे हैं और उम्मीद है कि ये टीम भी यहाँ पहुंचेगी। लेकिन यहाँ की परिस्थिति थोड़ी सी अलग नजर आती है। देखिए, हालांकि 4500 मीटर लंबाई की ये सुरंग है तमन्ना, और जहां ये हादसा हुआ है करीब 270 मीटर के दायरे में ये हादसा हुआ है। 40 मीटर जो मिट्टी है इस वक्त बिल्कुल फंसी हुई है और मिट्टी को हटाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत भारी बोल्डर है, मलबा है और मिट्टी हटाने के लिए महीनों का वक्त लग जाता है। लेकिन इतनी जल्दी रेस्क्यू करने के लिए जिस कदर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और तमाम टीमें जुटी हुई हैं, उससे उम्मीद है कि बहुत जल्द ये रेस्क्यू पूरा होगा। सब प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों के मजदूर यहाँ पर फंसे हैं। उम्मीद बहुत जल्द इस रेस्क्यू को पूरा करने के बाद जो लोग फंसे हैं उनको सही सलामत निकाला जाएगा। जो टीम है वो बात करने की कोशिश कर रही है, एक पाइप के जरिए, एक वॉकी टॉकी है, शॉर्ट मैसेज आ रहे हैं उस वॉकी टॉकी से। अभी तक तो ये जानकारी है कि जितने भी मजदूर फंसे हैं वो सही सलामत है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीत रहा है तमन्ना, वैसे वैसे जान पर बनी हुई है। हालांकि खाने पीने का जो सामान है, पानी की आपूर्ति, खाने की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन वो बहुत पर्याप्त नहीं है। मजदूरों का कहना है कि उनको जल्द से जल्द बचाया जाए, क्योंकि एक जो कोटद्वार का एक बच्चा है, उसके पिता वहां पर फंसे हुए हैं, वो सुपरवाइजर है वहां पर। उन्होंने भी अपने बेटे से बात की है, उन्होंने कहा है कि वो बहुत जल्द आएंगे, आप हिम्मत ना हारिए। तो दोनों तरफ का अगर माहौल देखें बहुत संवेदनशील बना हुआ। और लेकिन इस मुद्दे को लेकर के अब विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं कि राज्य सरकार उस शिद्दत से काम नहीं कर रही है जितना करना चाहिए। एक मशीन वहां पहुंचती है, अगर मशीन का जिक्र पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा कि मशीन तो पहुंचती है लेकिन उसके पार्ट्स नहीं पहुंचते, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अब विपक्ष ने भी सवाल लंबा वक्त बीत गया है तमन्ना, लेकिन अभी तक रेस्क्यू पूरा नहीं हुआ है, उन मजदूरों तक नहीं पहुंचा जा सका है। बहरहाल देखिए, उम्मीदें नहीं छोड़नी है। अभी टीम लगी हुई है, जैसा अभी जिक्र किया कि नॉर्वे और थाईलैंड की टीम भी पहुंचेगी, बड़ी मशीनों से रेस्क्यू होगा और उम्मीद है 8 से 10 घंटे का, 15 घंटे का वक्त अभी भी बताया जा रहा है कि रेस्क्यू में लग सकता है। राव, कह सकते हैं कि इस समय जो है मुश्किल की घड़ी में भी राजनीति हो रही, क्योंकि विपक्ष जो है लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। हालांकि सीएम जो है लगातार अपडेट्स पल पल की ले रहे हैं और कोशिशें जो है लगातार जारी हैं। 5वां दिन हालांकि हो चुका है, कोशिश की जा रही है मजदूरों को बाहर निकालने की, पर सियासत भी इसमें कहीं ना कहीं नजर आ रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, क्योंकि एक लंबा वक्त बीत गया है। तो विपक्ष को भी लगता है कि जिस तरह से रेस्क्यू होना चाहिए था, जिस तीव्रता से रेस्क्यू होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, इस वक्त ग्राउंड पर जो रेस्क्यू की टीम है वो जुटी हुई है कि किसी भी सूरत हाल में इस रेस्क्यू को पूरा किया जाए। जो जिंदगियां वहां पर फंसी हैं तो उनको बचाया जाए। और यही वजह है कि बड़ी मशीनें, बड़े पाइप और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो सब इस वक्त उस घटना स्थल पर मौजूद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे थे, निरीक्षण किया, दिशा निर्देश जारी किए। उसके बाद मुख्यमंत्री जब वापस आए, क्योंकि उनका इंदौर में दौरा था, मध्य प्रदेश में थे, उसके बाद भी वो वर्चुअल जानकारी लेते रहे। आप देखिए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअल जानकारी लेते रहे अधिकारियों के संपर्क में, और जैसे ही देहरादून लौटे उसके बाद फिर से उन्होंने संपर्क किया, इस रेस्क्यू की तमाम जानकारी ली। तो ऐसा नहीं है कि जो टीम वहां पर रेस्क्यू में जुटी है वो कोई लापरवाही कर रही है, लेकिन इतना जरूर है कि एक लंबा वक्त बीत गया है। धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे उम्मीदें कम होती जा रही हैं। लेकिन रेस्क्यू की टीम ये दावा कर रही है कि बहुत जल्द रेस्क्यू पूरा होगा, सभी जिंदगियों को बचाया जाएगा। जी राव जी, ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा ऐलान किया है, 1200 कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती होगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पुलिस थानों का भी पुनर्गठन होगा। सीएम सुक्खू ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है। संवेदनशील पदों पर केवल 3 साल तैनाती देने के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से जारी किए गए।
20 नवंबर को फिर से पुलिस सुधारों को लेकर अहम मीटिंग होनी है। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से इस मीटिंग में जो है अहम फैसले लिए गए हैं। 20 नवंबर को फिर से ये मीटिंग होगी। पुलिस सुधारों को लेकर एक बार फिर से 20 नवंबर को ये मीटिंग की जाएगी। बता दें कि 1200 कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के निर्देश जो हैं, ये बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री की ओर से किया गया। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में पुलिस थानों का पुनर्गठन होगा। सीएम ने कहा कि पुलिस अधिकारियों के साथ जो बैठक की गई है, संवेदनशील पदों पर केवल 3 साल तैनाती देने के सीएम ने निर्देश किए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर लाइव जुड़ चुके हैं। जी प्रदीप, मुख्यमंत्री की ओर से बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है, बड़ा ऐलान किया गया है कि जो खाली पद पड़े हैं उन्हें भरा जाएगा। 1200 जो है पद भरे कांस्टेबल के पद हैं और सब इंस्पेक्टर के जो पद हैं उन पर जल्द भर्ती होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस थानों का पुनर्गठन भी होगा। बिल्कुल तमन्ना, देखिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गृह विभाग के साथ ये बैठक की है और उसमें पुलिस सुधारों को लेकर चर्चा की गई है। किस वक्त किस तरह की जरूरत है पुलिस में सुधार किए जा सकते हैं और स्मार्ट की तरफ कैसे बढ़ा जा सकता है, इसको लेकर के एक डिटेल्ड बैठक हुई है और इसमें तमाम अधिकारी है। एक बड़ा फैसला ये हुआ है कि 1200 महिला कांस्टेबल, माफ कीजिएगा, कांस्टेबल और महिला के भरे जाने हैं और कैटेगराइज किए जाएंगे और जरिए कमियां हैं या फिर की कमियां हैं वो दूर किया जा सकता है। और इसके साथ साथ जहाँ अपराध बढ़ रहा है या फिर जहाँ पर्यटकों की संख्या ज्यादा हो रही है, वहां पर पुलिस ने जो है उसका पुनर्गठन करने को लेकर भी निर्णय हुआ है और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं पुलिस विभाग को आप ऐसे स्थानों को देखिए कि कहाँ पर का पुनर्गठन किया जा सकता है। लगता है कि जो पुलिस चौकियां हैं उनको थाना बनाया जा सकता है, तो वो काम भी किया जा सकता है और या फिर उनको मर्ज करना है कहीं तो वो भी किया जा सकता है। तो ये निर्णय, ये जो निर्देश हैं वो मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। और इसके साथ साथ जो संवेदनशील पदों पर 3 साल से ज्यादा समय तक जो अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं इनको कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाएगा, यानी उस पद से उस जगह से उनको हटा दिया जाएगा। और ज्यादा आईडी भी तरह की है पिछली सरकार के समय से साल लोगों को जो एक स्थानों पर जो है उसकी तैनाती है तो उनको वहां से हटाकर दूसरे स्थानों पर भेजा जाएगा। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि रोटेशन पॉलिसी इसमें लाई जाएगी और जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं जो संवेदनशील पदों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां जिनके पास रहती है वो 3 साल से ज्यादा एक स्थान पर काम नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ प्रदेश में जो नशे के मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि आप इस पर ज्यादा फोकस कीजिए क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में कैसे चीजें गठित की जा सकती हैं ताकि चाहे रेड डालनी है, चाहे खुफिया जानकारी के जरिए ऐसे जो नशे में संलिप्त लोग हैं उनको पकड़ना है, इस पर काम करने की जरूरत है और इससे जुड़ा महत्वपूर्ण निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। और इसी पुलिस सुधारों से जुड़ी जो अगली बैठक है वो 20 नवंबर को होगी। जो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं, कुछ सुझाव हैं कैसे जो है ठीक की जा सकती है चीजें, उसको लेकर पुलिस को काम करने को वर्कआउट करने के निर्देश दिए गए हैं। और फिर 20 नवंबर को फिर से एक बैठक होगी और उससे जुड़े जो निर्णय है, जैसे मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो रिस्ट्रक्चरिंग की जानी है थानों की उससे जुड़ी डिटेल रिपोर्ट किए जाएंगे, नशे के क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है जी, तमाम जानकारी के लिए प्रदीप आपका बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बता दें कि लुधियाना में ड्रग्स के खिलाफ पंजाब सरकार की बड़ी मुहिम देखी गई है। सीएम भगवंत मान ने साइकिल रैली का आगाज किया। अमृतसर के बाद लुधियाना में एंटी ड्रग कैंपेन शुरू हुआ। सीएम भगवंत मान ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। रैली में तकरीबन 20,000 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। बड़ी खबर है, बता दें कि पंजाब सरकार लगातार ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चला रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता हरसिमरत कौर हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। जी हरसिमरत, मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से जो है लगातार पंजाब में जिस तरह से ड्रग्स का बोलबाला है और ड्रग्स पर रोक लगाने के लिए एक बड़ी मुहिम जो है शुरू की है और सीएम भगवंत मान ने साइकिल रैली का भी आज आगाज किया है।
जी बिल्कुल तमन्ना, आपको बता दें कि पंजाब सरकार की तरफ से नशे पर नकेल लगाने के लिए पिछले काफ़ी समय से कोई ना कोई प्रोजेक्ट जो है वो चलता रहता है। इसी के तहत पहले अमृतसर में भी एक अरदास के तहत प्रोग्राम रखा गया था, जहां पर बड़ी गिनती में लोगों ने शमूलियत की थी और वहां पर अरदास प्रोग्राम करवाया गया था, जहां सबने मिलकर इकट्ठी अरदास की थी और नशा छोड़ने का और रोकने का जो प्रण है वो लिया था। इसके अलावा वहाँ पर भी क्रिकेट मैच करवाए गए थे। ठीक इसी तरह आज शहीद करतार सिंह सराभा का शहादत दिवस है, तो इस मौके पर एक साइकिल रैली का आयोजन जो है वो लुधियाना में किया गया है। तो यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने खुद साइकिल भी चलाई है और नशा छोड़ने का संदेश जो है वो भी दिया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब जो है वो शहीदों की धरती है, तो ऐसे में ये नशेड़ों की धरती नहीं होनी चाहिए। तो नशे से बचने के लिए एक संकल्प रैली कह सकते हैं कि इसे आज इसका आयोजन किया गया है, जिसमें तकरीबन 20,000 लोगों ने जो है पार्टिसिपेशन किया है, रजिस्ट्रेशन करवाया है। येलो कलर की उन्होंने टी शर्ट डाली हुई है। खुद सीएम मान भी साइकिल चलाते हुए नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हर साल 2200 पुलिस में जो है वो भर्तियां होंगी और इसके अलावा नशा रोकने के लिए भी प्रयत्न करने के लिए उन्होंने कहा है। साथ ही साथ लुधियाना में आज एक बड़े स्तर का प्रोग्राम जो है वो शहीद करतार सिंह सराभा के जन्म दिवस पर किया जा रहा है। साथ ही साथ ये नशे के ऊपर भी लगाम लगाने की एक बड़ी पहल जो है वो साबित हो सकता है। जी तमन्ना। जी हरसिमरत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो खबरों के तह तक इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।